हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गौतम बुद्ध स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो हमारा मानव का जो श्वसन तंत्र होता है उसको आज हम पूरा डिटेल से रीड करेंगे। तो देखिए, आज हम श्वसन तंत्र का ये हमने क्या बनाया है, डायग्राम बना रखा है। ये हमारे मनुष्य का जो है वो श्वसन तंत्र है मानव का। अब आप पूछोगे श्वसन, श्वसन की डेफिनेशन जैसे कि आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो कि श्वसन क्या होता है। एक हम कहते हैं कि हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और CO2 को हमारे शरीर से बाहर निकालते हैं, उस क्रिया को हम श्वसन कहते हैं। अब नेक्स्ट हम क्या कहते हैं कि हमने जो कुछ भी खाया उस खाने के फलस्वरूप जो ऑक्सीकरण होता है, यानी कि उसमें जो ऑक्सीजन जाकर के मिलेगी, तो ऑक्सीकरण के फलस्वरूप जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है वो क्रिया ही क्या कहलाती है, श्वसन कहलाती है। तो श्वसन देखिए हमने क्या लिखा, भोजन का जब ऑक्सीकरण हुआ, ऑक्सीकरण का मतलब भोजन के पाचन के फलस्वरूप जब उसके अंदर ऊर्जा जाकर के जुड़ेगी, ऑक्सीजन जाकर के जुड़ती है, तो ऑक्सीजन के जुड़ने के फलस्वरूप जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है वो क्रिया क्या कहलाती है, श्वसन कहलाती है। अब श्वसन तंत्र, ये हमने हमारा मनुष्य का तंत्र, तंत्र का मतलब जब उसमें बहुत सारे अंग एक दूसरे के साथ में मिलकर के काम कर रहे हैं तो वो सिस्टम कहलाता है। यानी कि तंत्र का मतलब जब उसमें एक से ज्यादा अंग आपस में मिल करके एक दूसरे के साथ में काम करते हैं वो क्रिया क्या कहलाएगा, तंत्र कहलाएगा। तो देखिए ये हमारे श्वसन तंत्र के कुछ अंग हैं। सबसे पहले हमारी क्या आती है, नासिका। नासिका के बाद हमारी क्या आएगी, श्वास नली आती है। फिर श्वास नली के अंदर बाद हमारे मेन क्या आती है, फेफड़े। और फेफड़े के अंदर ये श्वास नली जो होती है आगे जाकर के दो हिस्सों में बढ़ती जाती है और फिर आगे की इस तरीके से रचनाएं आएगी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नासा छिद्र और नासा गुहा, दूसरा हम पढ़ेंगे नासापट, तीसरा ग्रसनी, फिर श्वास नली, फिर श्वसनिकाएं, फिर कोपिकाएं और लास्ट में हम पढ़ेंगे फेफड़े को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए नासा छिद्र। नासा छिद्र क्या होते हैं, नासा छिद्र यानी कि नासिका के प्रारंभिक सिरे के ऊपर जो रचना होती है, प्रारंभिक का मतलब जो शुरुआत के सिरे पर जो रचना पाई जाती है उसे अपने क्या कहते हैं, नासिका छिद्र कहते हैं। अब नासा छिद्र जो होता है उसी के बाद जो नासा छिद्र है वो आगे जाकर के जिस रचना में खुलता है उसे अपने क्या कहते हैं, नासा गुहा। जैसे हमने मुख के बाद मुख गुहा पढ़ी थी, उसी तरीके से नासा छिद्र आगे जाकर के जिस रचना से जुड़ा हुआ होता है उसे हम क्या कहते हैं, नासा गुहा। गुहा का मतलब आगे का भाग, जो नासा गुहा कहलाएगा। अब नासा गुहा के अंदर दो चीजें पाई जाती है। एक तो हमारा इसके अंदर श्लेष्मा यानी कि चिपचिपा आवरण। श्लेष्मा का मतलब क्या है, आप अपने नासिका के अंदर जब भी हाथ डाल करके देखते हैं तो उसके अंदर एक चिपचिपा तरल पदार्थ होता है। वो चिपचिपा तरल पदार्थ यहाँ पर क्या कहलाता है, श्लेष्मा कहलाता है। और साथ ही साथ इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, रोम। रोम यानी कि छोटे छोटे से बाल, उन्हें हम क्या कहते हैं, रोम कहते हैं। ये क्या करते हैं, श्लेष्मा और रोम दोनों आपस में मिलकर के क्या करेंगे, धूल के कण, जीवाणु, कीटाणु जो भी आपके सांस के साथ श्वसन क्रिया के समय जो है अंदर की ओर चले जाते हैं। कुछ तो धूल के कण जो होते हैं रोम के ऊपर लिपट करके रह जाते हैं और बाकी अगर कुछ भी अगर थोड़े मोटे धूल के कण रह गए तो वो हमारी श्लेष्मा के ऊपर चिपक जाते हैं और जब हमें छींक आती है तो वो उसके साथ ही क्या होते हैं, शरीर से बाहर निकल जाते हैं। अब नेक्स्ट हमारा आता है नासापट। नासापट क्या होता है, नासिका के बीच में एक हड्डी नुमा जो संरचना पाई जाती है, जैसे कि मैं आपको इंडिकेट कर रही हूँ। तो उस रचना को जिसके कारण नासिका गुहा जो है दो भागों में बढ़ जाती है उसे क्या कहते हैं, नासापट कहते हैं। पट का मतलब विभाजक रेखा कह सकते हो आप इसे, क्या कह सकते हो, विभाजक रेखा, जिसके कारण नासिका जो होती है दाईं और बाएं भाग के अंदर बढ़ जाती है, वो क्या कहलाता है, नासापट। यानी कि हमारी बीच की हड्डी जिसे हम कहेंगे वो क्या होती है, नासापट होती है। अब नेक्स्ट हमारी आती है क्या, ग्रसनी। ग्रसनी जो कि मैंने आपको
पाचन तंत्र के अंदर भी बताई थी। तो ग्रसनी मैंने आपको पहले भी बताया था कि ग्रसनी जो है वो पाचन तंत्र का और श्वसन तंत्र दोनों का उभयनिष्ठ मार्ग होता है, यानी कि दोनों के अंदर हमारी ग्रसनी काम करती है। अब जब इस ग्रसनी के अंतिम सिरे पर एक रचना पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, एपिग्लॉटिस। ग्रसनी के अंतिम सिरे पर एक एपिग्लॉटिस वाली रचना पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, घंटी ढक्कन भी कहते हैं। अब इसका काम क्या होता है, ये एपिग्लॉटिस जो है दोनों के समय काम करता है, पाचन क्रिया के समय भी और श्वसन के समय भी। पाचन और श्वसन दोनों के टाइम काम करेगा। अब ये कैसे काम करेगा, अब जैसे ही आप भोजन खाते हो तो भोजन खाते समय यहाँ पर से क्या होती है, दो नलियां निकलती है। इस तरीके से यहाँ से दो नलियां निकलेगी और यहाँ पर एपिग्लॉटिस पाया जाता है। तो एक तो है हमारी पाचक नली और दूसरी होती है हमारी श्वास नली। तो जैसे ही यहाँ से अगर आपने क्या किया, भोजन को ग्रहण किया, तो भोजन को ग्रहण करने के समय ये एपिग्लॉटिस क्या करेगा, श्वास नली के ऊपर की और हिस्से को कवर कर लेगा, जिससे कि भोजन सांस नली में नहीं जा पाएगा और वो हमारे भोजन की नली के अंदर चला जाएगा। और जैसे ही आप सांस लेते हो तो सांस लेने के दौरान ये एपिग्लॉटिस जो है यहाँ से सरक करके पाचक नली से हट जाएगा और यहाँ पाचक नली के बीच में जाकर के फिट हो जाता है। तो इस तरीके से एपिग्लॉटिस क्या करता है, भोजन खाते के समय तब ये श्वास नली को ढक लेगा और जैसे ही आपने श्वसन क्रिया करनी है तो उस समय ये पाचक नली को पूरी तरीके से ढक देता है, जिससे कि सांस उस रास्ते से नहीं जा पाती। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमारे हिचकी आ जाती है ना, हम खाना खाते हैं तो कभी कभी हमें क्या आती है, हिचकी आती है। तो ये क्यों आती है, अब आप पूछोगे। तो हिचकी क्या होती है कि कभी कभी हम खाना खा रहे होते हैं और हमारा दिमाग जो होता है वो किसी और चीज के बारे में ही सोच रहा होता है। तो एपिग्लॉटिस को जो सूचना है वो हमारे मस्तिष्क के द्वारा नहीं मिल पाती कि हमें पाचक नली को ढकना है कि श्वसन नली को ढकना है। तो उस समय जो है एपिग्लॉटिस हमारा सही तरीके से काम नहीं कर पाता, जिससे कि भोजन जो है वो हमारा श्वास नली के अंदर चला जाता है। और जैसे ही श्वास नली के अंदर भोजन जाता है तो श्वास नली के अंदर भोजन नहीं जाना चाहिए, इसलिए नली जो होती है इसे वापस उसी दिशा की ओर भेजने का काम करती है। जब ये उसे पूरे प्रेशर के साथ ऊपर की ओर धकेलती है भोजन को, तब हमें क्या होती है, धकेलने के कारण ही क्या आती है, हिचकी आती है। तो क्या हुई, हिचकी का कारण क्या हुआ, जब हमारा एपिग्लॉटिस जो कि ब्रेन के कंट्रोल में काम करता है, किसके कंट्रोल में काम करता है, ब्रेन के कंट्रोल में। इसको किसी भी काम को करने के लिए एपिग्लॉटिस जो भी काम करता है वो सभी सूचनाएं किससे लेगा, हमारे ब्रेन से, यानी कि दिमाग से लेता है। लेकिन कभी कभी हमारा जो ब्रेन है वो सही तरीके से नहीं काम करता, तो उस कंडीशन में एपिग्लॉटिस भी सही तरीके से काम नहीं करता। तो हमारा जो भोजन है जो कि पाचक नली के अंदर जाना चाहिए वो इस ओर ना जाकर के किस ओर चला जाता है, श्वास नली के अंदर चला जाता है। और जैसे ही श्वास नली के अंदर जाएगा तो नली क्या करेगी, क्योंकि उसके अंदर तो सांस का मार्ग है, तो वो भोजन को क्या करती है, पूरे प्रेशर के साथ ऊपर की ओर धकेलने का काम करेगी। जैसे ही उसको पूरे प्रेशर के साथ धकेला जाता है ऊपर की ओर, तो धकेलने के कारण ही हमें क्या आती है, हिचकी आती है। तो इतना सभी को समझ आ गया। नेक्स्ट अब हमारा क्या आता है, श्वास नली। क्या आता है, श्वास नली। अब श्वास नली क्या होती है, जो हमारी ग्रसनी होती है वो आगे की ओर जाकर के जिस हिस्से पर बढ़ती है, ग्रसनी ही जो होती है आगे जाकर के, ये देखो आगे ये इस तरीके से श्वास नली की रचना बनाती है। ये हमारी क्या है, पूरी श्वास नली है। अब श्वास नली क्या होती है, यानी कि सांस लेने की नली। जिस नली के द्वारा सांस लिया जाता है उस नली को ही अपने क्या कहते हैं, श्वास नली कहते हैं। अब इस श्वास नली को आप देखोगे कि ये हमने यहाँ पर श्वास नली बनाई है और इसके अंदर हमने ये इस तरीके से उपास्थि छल्ले, यहाँ पर एक कुछ स्ट्रक्चर बनाई है। इस स्ट्रक्चर को अपने क्या कहते हैं, उपास्थि छल्ले।
हमने इसे क्या नाम दिया? उपास्थि छल्ले। ये उपास्थि छल्ले जो होते हैं वो सी आकृति के पाए जाते हैं, सी शेप के होते हैं। अब आप पूछोगे कि श्वास नली के अंदर ये छल्ले क्यों पाए जाते हैं? अब हमारी जितनी भी श्वास नली है ये पूरी की पूरी, इस पूरी नली के अंदर क्या होता है? श्लेष्मा का आवरण होता है, जिसके कारण ये आपस में चिपक सकती है। अगर ये छल्ले यहाँ पर नहीं पाए जाएंगे तो क्या होगा? नली आपस में एक दूसरे के साथ में चिपक जाएगी, और चिपक जाएगी तो क्या होगा? श्वसन की क्रिया नहीं हो पाएगी। इसलिए यहाँ पर ये सी आकार के जो उपास्थि छल्ले होते हैं ये पाए जाते हैं। इन उपास्थि छल्लों की संख्या कितनी होती है? 9। कितनी होती है? 9। इन्हीं उपास्थि छल्लों को हम क्या कहते हैं? स्वर रज्जु भी कहते हैं। स्वर रज्जु यानी कि जिनसे कि हमारी आवाज निकलती है, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? स्वर रज्जु। अब नेक्स्ट है कि श्वास नली जब आगे की ओर जाती है तो ये कहाँ चली जाती है? ये देखो, श्वास नली आगे की ओर जाती है तो ये आगे 2 हिस्सों के अंदर बट गई। एक दाएं फेफड़े में चली गई और एक क्या होती है? बाएं फेफड़े में चली जाती है। अब श्वास नली क्या हो गई? श्वास नली के अंदर विभाजन हुआ, तो विभाजन होने के फलस्वरूप ये 2 हिस्सों के अंदर बट गई। एक को अपने कहते हैं दाईं श्वसनी और दूसरी को अपने क्या कहते हैं? बाईं श्वसनी। अब जो दाईं श्वसनी होती है वो कहाँ चली जाएगी? दाएं फेफड़े के अंदर। और जो बाईं श्वसनी हमारी होती है वो बाएं फेफड़े के अंदर चली जाती है। तो श्वसनी आगे किस हिस्से में बट गई? श्वास नली आगे हमारी श्वसनी में बट गई, और श्वसनी जो होती है फिर वो आगे क्या करती है? फिर बट जाती है, और दोनों श्वसनियां फिर आगे बट करके क्या बना देती है? श्वसनिकाएं। यानी कि ये आगे पूरी तरीके से बढ़ती जाएगी, दोनों तरफ श्वसनिकाएं बननी शुरू हो जाती है। और श्वसनिकाएं फिर आगे जाकर के जिस संरचना में टूटती है उसे हम क्या कहते हैं? कूपिकाएं। क्या कहते हैं? कूपिकाएं। तो श्वास नली दाएं फेफड़े के अंदर गई तो वो दाईं श्वसनी कहलाई, और श्वास नली जब बाएं फेफड़े के अंदर चली जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? बाईं श्वसनी। अब फेफड़े के अंदर क्या होता है? लगातार इन श्वसनियों के अंदर विभाजन होता रहता है, और श्वसनी जब आगे की ओर बढ़ती है तो उसे हम क्या कहते हैं? श्वसनिकाएं कहते हैं। और श्वसनिकाएं जब आगे की ओर बढ़ती है तो वो संरचना क्या कहलाती है? कूपिकाएं कहलाती है। तो ये पूरी की पूरी क्रिया कहाँ हो रही है? हमें पता है कि ये कहाँ हो रही है? हमारे फेफड़े के अंदर। तो फेफड़े की जो सबसे छोटी इकाई है उसे हम क्या कहते हैं? कूपिकाएं। क्योंकि कूपिका और आगे की ओर विभाजित नहीं होती, इससे और कोई नई संरचना नहीं बनती। तो फेफड़े की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाएगी? कूपिका। फेफड़े की सबसे छोटी इकाई हमारी क्या कहलाती है? कूपिका। अब हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कूपिका करती क्या है? कूपिका के पास कूपिका क्या करेगी? गैसों का आदान प्रदान करने का काम करती है। गैसों का आदान प्रदान का मतलब क्या है? यानी कि ऑक्सीजन को लेना और CO2 को क्या करेंगे? शरीर से बाहर निकाल देना। ये काम कौन करेगा? हमारा कूपिकाएं करती हैं। अब कूपिका क्या करेगी? ऑक्सीजन को जब वो लेती है तो लेने के साथ ही वो क्या करेगी? हमारी जो कूपिकाएं हैं इसने क्या किया? ऑक्सीजन को ग्रहण किया, है ना, और CO2 को ये क्या करती है? शरीर से बाहर निकालने का काम करती है, यानी कि त्यागना। अब ये ऑक्सीजन को पूरे शरीर में किसके हेल्प से पहुंचाती है? हमारे जितने भी हीमोग्लोबिन के अणु हैं, यानी कि हीमोग्लोबिन, जो कि हमारे पूरे शरीर के अंदर पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के साथ में ये जुड़ करके क्या बना देती है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देगी। क्या बना देगी? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देती है, और जो कि हमारे पूरे शरीर के अंदर ये हीमोग्लोबिन क्या करेगा? हर कोशिका को ऑक्सीजन भेजने का काम करता है। और जब ऑक्सीजन भेज दी जाती है हर कोशिका में, तो फिर कोशिका से पूरी CO2 को इकट्ठा करने का काम भी कौन करेगा? हीमोग्लोबिन कर देगा, और ले जा करके किसे दे देगा?
कोपिका को दे देगा और कोपिका फेफड़ों के द्वारा इसे हमें क्या कर देती है, शरीर से बाहर निकाल देती है। तो इस तरीके से जो कोपिका होती है वो ऑक्सीजन को लेने का भी काम करेगी, पूरे शरीर में भेजने का भी काम करती है, और जो CO2 होती है उसे शरीर से बाहर निकालने का काम करती है। अब इसके अंदर एक छोटी सी हमारी और संरचना रह जाती है जिसे हम कहते हैं डायफ्राम। क्या कहते हैं? डायफ्राम कहते हैं। अब जो डायफ्राम है वो क्या करता है? जो डायफ्राम होता है वो हमारी श्वसन क्रिया में जो सबसे ज्यादा मदद है वो कौन करता है? डायफ्राम करता है। अगर डायफ्राम सही तरीके से काम नहीं करेंगे तो हम सांस यानी कि ऑक्सीजन को लेना और CO2 को शरीर से बाहर निकालने का काम जो है वो सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो श्वसन में जो सबसे ज्यादा उपयोगी है, श्वसन में सबसे ज्यादा उपयोगी अगर हम कहें तो वो क्या है? हमारा डायफ्राम जो है हमारा सबसे ज्यादा उपयोगी होता है। अब श्वसन जो है वो दो तरीके का होता है। एक को हम कहते हैं निःश्वसन और दूसरे को हम क्या कहते हैं? उच्छ्वसन। निःश्वसन का मतलब ऑक्सीजन को यानी कि अंदर की ओर ग्रहण करना, वो श्वसन क्या कहलाता है? निःश्वसन, ऑक्सीजन को लेना। और उच्छ्वसन का मतलब CO2 को शरीर से बाहर निकालना। वो क्रिया क्या कहलाएगी? इसमें हमारे कौन काम करता है? डायफ्राम और पसलियां दोनों एक दूसरे के साथ में मिलकर के काम करती है। डायफ्राम और पसलियां जो है दोनों एक दूसरे की हेल्प से काम करेगी और श्वसन को लेने और श्वसन को क्या करते हैं? CO2 को बाहर निकालने का काम किया जाता है। जैसे ही आप क्या करते हो? ऑक्सीजन को अंदर की ओर ग्रहण करते हो तो हमारी जो पसलियां होती है, जब आप सांस लेकर के देखोगे तो पसलियां जो होती है वो अंदर की ओर दब जाती है। पसलियां क्या हो? डायफ्राम जो है हमारा वो नीचे की ओर दब जाता है, नीचे की ओर दब जाता है। और पसलियां जो होती है जब हम सांस लेते हैं तो वो हमारी क्या होती है? ऊपर की ओर उठ जाती है। तो जैसे ही डायफ्राम नीचे की ओर दबेगा और पसलियां जो है वो ऊपर की ओर उठ जाएंगी, उस क्रिया को ही अपने क्या कहते हैं? निःश्वसन कहते हैं, यानी कि ऑक्सीजन को अंदर लेना। और जैसे ही ऑक्सीजन अंदर की ओर चली जाती है तो डायफ्राम जो होता है वो क्या हो जाता है? बिल्कुल जस्ट इसके अपोजिट, यानी कि डायफ्राम उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? उच्छ्वसन की क्रिया में डायफ्राम जो है ऊपर की ओर उठ जाएगा, यानी कि पहले की कंडीशन में डायफ्राम ऊपर की ओर आ जाता है और पसलियां क्या हो जाएंगी? अंदर की ओर चली जाती है। उस क्रिया को अपने क्या कह देते हैं? उच्छ्वसन कह देते हैं। तो आज ये हमारा जो श्वसन का टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। कल हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक को रीड करेंगे।